हेलो दोस्तों, रैंकर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑडिटर का जो मॉक डेट है वो यूपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है और इसकी शुरुआत 1 अगस्त से की जा रही है। तो अब आप लोग तैयारी को अपना गति दे दें, इसमें बहुत ज़्यादा समय है नहीं और इसमें कई सारे खंड हैं, तो सभी खंडों पर तैयारी करने में थोड़ा समय भी लगेगा। करेंट मुद्दा हो या फिर आपका ऑप्शनल पेपर हो, एकेडमिक पेपर हो या फिर ऑडिटर से संबंधित जो भी जानकारियाँ हासिल कर रही हैं, सभी में थोड़ा थोड़ा समय लगता ही है। इसलिए अब अपनी जो तैयारी है उसको गति देते हैं। तो ऑडिटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे, इसमें और इकोनॉमिक जो खंड है, इकोनॉमिक्स वाला, उसमें काफ़ी देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें समस्याएं आ रही हैं। समस्या इकोनॉमिक्स में यह है कि लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पूरा सैद्धांतिक पक्ष को देख रहे हैं, पूरे थ्योरी वगैरह पेपर 1 का जो रहता है वो देख रहे हैं, जबकि सामान्य जानकारी जो होता है वह बिल्कुल उस पर फोकस नहीं होता। देखिए, आपसे इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाएंगे वह आपके थ्योरी पेपर से नहीं होंगे। उनको प्रशासक चाहिए, उनको प्रोफेसर नहीं। प्रशासक के लिए सामान्य जानकारियाँ होना बहुत जरूरी है, वो भी इंडिया और बिहार के परिप्रेक्ष्य में खासतौर पर। तो इन टॉपिक पर, इन मुद्दों पर आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। सीधी पीओ में देखिएगा कि जिनका इकोनॉमिक्स एकेडमिक रहा है उनसे भी पूछा गया कि आरबीआई का जो पॉलिसी है वो कैसे काम करती है। फिर इसके अलावा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या है, कैसे अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करता है, इसको दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सी नीतियाँ अपनाती है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न बनते हैं जिसपे आपका लॉजिकली उत्तर जरूरी होता है। तो बेसिक चीजें आप तैयारी करें, ऑडिटर से तो खैर करना ही है। सीबीपीओ में देखा गया है वह पोस्ट क्वेश्चन से काफी प्रश्न पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट तो ना के बराबर पूछा गया है। पहला दिन केवल और केवल पोस्ट क्वेश्चन से रहा और एक का जो पहला सवाल जो बायोडाटा से था वो पूछा गया है। लास्ट में थोड़ा बहुत देखा गया, ऑप्शनल्स में कुछ क्वेश्चन जरूर से एक आध दो किए गए, लेकिन लगभग नहीं हुआ। प्रश्न करेंट से काफी ज्यादा, बायोडाटा से ज्यादा पूछा जा रहा है लास्ट में, क्योंकि कहते हैं ना कि लगभग धीरे धीरे लोग क्या होते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर खत्म होने लगता है फिर इधर इधर से भी पूछने हैं। तो करेंट से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है और हम लोगों ने जो करेंट का वीडियो बनाया है उसको आप देखते चलिए। तो आइए हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का कुछ ऐसे प्रश्न पे जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो कि अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र क्या है। आपसे यह क्वेश्चन होता है कि आपका अर्थशास्त्र है, बताइए अर्थशास्त्र क्या है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र आपको पूरी पॉइंट और बिल्कुल संक्षिप्त बताना है। दूसरा कि आप जब आंसर देते हैं तो उसमें ही क्वेश्चन इंक्लूड होना चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसे पॉइंट को छोड़ें जहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट हो, और इससे क्या होगा कि आप इंटरव्यूअर को अपने अकॉर्डिंग ले चलिएगा और आपका इंटरव्यू सरल सहज होगा। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र मानव की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। मानव की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। अब सवाल उठेगा, स्वाभाविक है, आर्थिक गतिविधियां क्या क्या है। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियां क्या है। वैसे समस्त कार्य जिसमें लाभ एवं हानि के तत्व विद्यमान है उसे आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, वैसे सारे काम वैसे सभी कार्य जिसमें लाभ और हानि के तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। अब इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र में फ्रीडम स्पीच का क्या रोल है या क्या देन है। तो
दोस्तों एडम स्मिथ के बारे में तो सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ को क्लासिकल इकोनॉमी, शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। क्लासिकल इकोनॉमी, शास्त्रीय अर्थशास्त्र। आप अर्थशास्त्र बोल के बताइएगा क्लासिकल इकोनॉमी के जनक माने जाते हैं। तो स्वाभाविक अगला क्वेश्चन क्या है, क्लासिकल इकोनॉमी या शास्त्रीय अर्थशास्त्र क्या है? तो शास्त्रीय अर्थशास्त्र का ऐसा सिद्धांत है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को एक मुक्त वातावरण में स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। ठीक है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र या क्लासिकल इकोनॉमी क्या है? तो ये एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को एक मुक्त वातावरण में स्वयं के हित को बढ़ाने की अनुमति देता है। अब इसी में इस शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी पुस्तक में शास्त्रीय अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं। और यह पुस्तक जो है प्रकाशित कब हुई? यह पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित की गई। इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा। तो यह कुछ बेसिक से सवाल है पूछेंगे। फिर इसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? इसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में क्या अंतर है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। यहाँ तो आसान हो जाता है इंग्लिश में। माइक्रो मतलब, मैक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो मतलब बृहद। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होगा और इसमें बृहद। इंग्लिश में क्या है तो देखिए, व्यक्ति यहाँ हो सकता है, व्यक्ति विशिष्ट। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति से संबंध होता है और समष्टि में समस्त होता है। ये याद रखिएगा, हिंदी वाले जब भी पूछे समष्टि मतलब समस्त और व्यष्टि मतलब व्यक्ति। तो इसमें कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन न कर केवल व्यक्ति या व्यक्तियों के छोटे समूह के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र वह अंग है जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र रोजगार, समग्र निवेश, समग्र आय। ठीक है, इसे हम बृहद अर्थव्यवस्था, जबकि व्यष्टि वाले को सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप पूछेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, किसका गणना करते हैं? तो एक उपभोक्ता का, एक फर्म का, ठीक है ना, एक बाजार का। तो ऐसे चीजों के बारे में जब अध्ययन करते हैं उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर शामिल करते हैं। अब इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्वेश्चन बनता है अधिकांश, उत्पादन एवं वितरण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। उत्पादन एवं
केंद्र के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार और सिंपली है, इन लोग जानते हैं, 3 भागों से बांटे होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र का वर्चस्व होता है। निजी क्षेत्र का सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, लेसस फेयर पॉलिसी इसमें अपनाई जाती है। जैसे अमेरिका का, यूरोपीय देशों का जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इसे अपनाने वाले देश प्रथम विश्व कहलाते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार की भागीदारी होती है और इसे अपनाने वाले देश द्वितीय विश्व के नाम से जाने जाते हैं, जैसे रसिया है, चाइना है, उत्तरी कोरिया वगैरह है। इन लोगों का समाज सरकार का जो होता है वह उद्योगों पर नियंत्रण होता है, उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वर्तमान समय में सरकार जब जो नीतियां बना रही है उसमें देख रहे हैं कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भारत में जो निजीकरण की तीव्रता देखी जा रही है, क्यों ना अपने भारत को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया जाए। तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए नहीं से, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? तो उन्हें सर जो नीतियां बनाई जा रही है उसमें मूल रूप से केंद्र में है जनता का हित ही केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जा रही है वह बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था है। अब क्वेश्चन उठेगा स्वाभाविक आता है कि जो नीतियां बनाई हुआ है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था, बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यह क्या है, बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, जो जानते होंगे तो मिश्रित पता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसे दो भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला समाज प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाज प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था, और दूसरा बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब ये क्या है, समाज प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था और बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का वैसा स्वरूप जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, किंतु जो सार्वजनिक क्षेत्र है उन्हें निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाज प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे 1990-91 के पहले की बात किया जाए, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वह समाज प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि 1990-91 में एलपीजी कार्यक्रम लाया गया और भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह बाजार प्रधान की ओर उन्मुख हुआ। तो बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है, किंतु निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। तो 90-91 के बाद देखते हैं कि एलपीजी कार्यक्रम लाया गया और उसके बाद बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था लाई गई। तो स्वाभाविक बात है कि उसी का परिणति है
आज हम लोग निजीकरण या विनिवेशीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन स्वाभाविक है क्योंकि 1991 में ऐसा क्या हुआ कि समाज प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था से बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था लाया गया। आप लोग जानती हैं 1990 में आर्थिक संकट या कह सकते हैं कि जो घटनाएं हुई थी उसके बाद हम लोग एलपीजी कार्यक्रम लाया था। आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी भारत के समाज। एलपीजी क्या है? 1991 में लाया गया था। एल फॉर ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब ये है क्या उदारीकरण? दोस्तों, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उसमें उदारता लाना, मतलब कि कुछ ऐसे परिवर्तन करना जिससे उद्योगों की स्थापना में कुछ कह सकते हैं मदद मिल सके या निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। लाइसेंसिंग प्रणाली को जो समाप्त किया गया है, फेरा की जगह पर फेमा लाया गया है, ये सब उदारीकरण का ही प्रमाण है। और कुछ आप लोग देख लीजिएगा अपने तरीके से, क्योंकि पूछता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि निजीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है? तो दोस्तों देखिए, दो टर्म में आता है, निजीकरण और विनिवेशीकरण। निजीकरण क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित विषयों को निजी क्षेत्रों के हाथों में देना ही निजीकरण कहलाता है। मतलब इस सरकारी जो क्षेत्र में जो आरक्षित विषय थे उसको धीरे धीरे खोलकर निजीकरण करना, अपना निजी हाथों में सुपुर्द कर देना, बेच देना, निजीकरण कहलाता है। अब इससे पूछेगा कि निजीकरण और विनिवेशीकरण में क्या अंतर है? निजीकरण वह परिघटना है जिसमें स्वामित्व जो है निजी हाथों में चला जाता है। और विनिवेशीकरण क्या है? विनिवेशीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में बेचती है, लेकिन उसका जो नियंत्रण है वह अपने हाथों में रखती है। उसे विनिवेशीकरण या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि फिर विनिवेशीकरण का उद्देश्य क्या है? तो विनिवेशीकरण का कुछ उद्देश्य बता है, ठीक है? तो आपसे पूछा जाता है विनिवेशीकरण का उद्देश्य क्या है। अभी देखे होंगे इंडियन अलायंस वगैरह में भी विनिवेशीकरण किया गया, काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रेन वगैरह में भी देखिए वंदे मातरम जो निकाले गए उसमें भी बहुत सारी चीजों का प्राइवेटाइज किया जा रहा है। विनिवेशीकरण उद्देश्य क्या होता है? पहला है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि लाना। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि लाना। दूसरा है राजस्व में वृद्धि लाना। तीसरा है रोजगार सृजन करना। रोजगार का सृजन करना। फिर उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार लाना। कार्य कुशलता में सुधार लाना। इसी में एक प्रक्रिया होती है जो सरकार नियंत्रण, सरकार की जो दायित्व थी उस कंपनी के प्रति उसमें कमी लाना। सरकार के दायित्व में कमी लाना। सरकार के दायित्व में कमी लाना। ये विनिवेशीकरण का कुछ उद्देश्य है जो पूछ सकता है। अब इसी में ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोलने की प्रक्रिया या साथ जोड़ने की प्रक्रिया जो है वही आपको वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है।
अब इसी में एक टर्म जो हमेशा देखते पूछते हैं, इंटरव्यू वगैरह में पूछा था, उसमें भी देखिए गलती नहीं करना है। जैसे इसमें है आपका जीडीपी जीएलपी के बारे में। अक्सर देखिएगा क्वेश्चन होता है जीडीपी क्या है, जीएलपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये सब लगता जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। दोस्तों आते हैं पहले करके जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब कोई एक क्षेत्र की बात किया जा रहा है, घर की बात की जा रही है। याद रखिएगा घर की याद किया जाए किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीडीपी कहा जाता है। इसमें कुछ चीजें जैसे किसी भौगोलिक सीमा जरूरी है। भौगोलिक सीमा कुछ भी हो सकता है, भारत का जीडीपी, बिहार का जीडीपी, फिर विकसित देशों का जीडीपी, ब्रिक्स देशों का जीडीपी, ठीक है ना, दक्षिण एशियाई देशों का जीडीपी, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक भौगोलिक सीमा होनी जरूरी है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत या किसी देश की या जो भी कहिए इस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को इसका जीडीपी कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि वित्तीय वर्ष मतलब भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारत का वित्तीय वर्ष कितना है, 1 अप्रैल से लेकर आगामी, याद रखिएगा आगामी कितना है, आगामी 31 मार्च तक, मतलब आने वाले 31 मार्च तक जो कालखंड है उसे ही हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी हो सकता है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में है उसमें किन लोगों के प्रोडक्शन को शामिल किया जाए। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर देख लेते हैं लोग कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब घरेलू किसी क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है। क्षेत्र विशेष में होंगे कौन कौन, तो एक वैसा वर्ग जो यह क्षेत्र का निवासी हो, दूसरा ऐसा वर्ग जो बाहर से आके इस क्षेत्र में निवास कर रहा है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्शन इसमें शामिल किया जाएगा। तो कहते हैं कि इसमें शामिल किसके किया जाएगा, तो जीडीपी में जीडीपी बराबर भारत में रहने वाले, अगर भारत निकाला जाए तो भारत में रहने वाले भारतीयों का उत्पादन, भारतीयों का उत्पादन प्लस भारत में रहने वाले विदेशियों का उत्पादन, दोनों शामिल किया जाएगा। इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो बॉलीवुड में तो इंडिया में रहने वाले इंडियन का प्रोडक्शन और इंडिया में रहने वाले फॉरेनर का प्रोडक्शन। तो जीडीपी बराबर आईआईपी प्लस आईएफपी। यह यूपीएससी में भी यूपीएससी या यूपीपीसी वगैरह में लगातार यह फॉर्मूला पूछा गया है। जीडीपी में क्या होता है, इंडिया में रहने वाले इंडियन का प्रोडक्शन प्लस इंडिया में रहने वाले फॉरेनर का प्रोडक्शन। तो यह इंपॉर्टेंट हो गया। जीडीपी क्या है, कोई भौगोलिक सीमा के या किसी देश के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीडीपी कहा जाता है। अब जीएनपी क्या है, डोमेस्टिक समझ गए हम लोग, ठीक है, डोमेस्टिक होगा प्रोडक्शन की बात, सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जीडीपी। अब जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्शन। अब नेशनल मतलब क्या? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय राष्ट्रीयता की बात की जा रही है, ठीक है, राष्ट्रीयता की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीयता क्या होगा? किसी देश की राष्ट्रीयता की बात की जा रही है। भारत की बात की तो भारतीयता, भारतीय नागरिक। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीएनपी कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा भारतीयों द्वारा बात करते हैं तो किसी देश के नागरिकों द्वारा, याद रखिएगा उस देश का नागरिक होना जरूरी है, क्योंकि नेशनलिटीज प्राप्त होगा उनको, और जीएनपी नेशनल की हम समाहित करेंगे। तो कहने का मतलब है किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीएनपी कहेंगे। इसमें शामिल किस किस का होगा? राष्ट्रीयता में स्वाभाविक बात है, कौन कौन होंगे? जीएनपी बराबर भारत में रहने वाले भारतीयों का प्रोडक्शन, इंडियन का प्रोडक्शन, प्लस फॉरेन में रहने वाले इंडियन का प्रोडक्शन शामिल किया जाता है। वैसे भारतीय जो विदेश में रह रहे हो और कमा कर पैसा भारत में भेज रहे हैं, उनका प्रोडक्शन इसमें शामिल किया जाता है। तो शामिल कौन होगा? आईआईपी प्लस एफआईपी, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसी में टर्म आता है कि एनडीपी क्या है, एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। देखिए, जी फॉर ग्रॉस, इसको हिंदी में कहते हैं सकल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल, और एन पर हो गया नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और घरेलू उत्पाद। शुद्ध क्यों? तो स्वाभाविक बात है कि जो जीडीपी प्राप्त की जाती है वो वास्तव में शुद्ध नहीं होती है, उसमें तो बहुत सारी चीजों का इंक्लूड होता है। कैसे? आइए देखते हैं उदाहरण द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फर्म लगाते हैं, कोई कंपनी लगाते हैं, 10 लाख उसमें पूंजी इन्वेस्ट किए और उसे कमाए एक साल में 25 लाख रुपए। ये आपका जो प्रॉफिट है वह प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। क्यों सकल लाभ? क्योंकि जो 10 लाख का पूंजी लगाए हैं, ठीक है, आपका पास ये फर्म अभी भी है, लेकिन क्या वास्तव में इसकी जो वैल्यू है वह अभी भी 10 लाख है? नहीं। इसमें जो घिसाई होगी या सामान जो लगे होंगे, अब इसको बेचते हैं तो ये 6 लाख में बिकेगी। तो जो 4 लाख का लॉस हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो लॉस हुआ है ना, अब इस लॉस को इस ग्रॉस में अगर हम हटा देते हैं तो 4 लाख यहाँ घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लॉस लग गया। प्रॉफिट जो 25 लाख था वो ग्रॉस था, लेकिन इसको घटाने के बाद जो वास्तव में प्राप्त होगा 30 लाख, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। घटाने की प्रवृत्ति जो ह्रास कहलाती है, डिप्रिसिएशन, वो ग्रॉस में जब हम ग्रॉस में ह्रास को घटा रहे हैं, डिप्रिसिएशन को घटा रहे हैं, तो हमें नेट प्राप्त होगा। तो बस यही कीजिए यहाँ पर। एनडीपी क्या है? जीएनपी, ठीक है, सॉरी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जब ह्रास को घटाते हैं जो हमें राशि प्राप्त होती है वह एनडीपी। इसी प्रकार जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में ह्रास को जो घटाते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हो गया कि एनएनपी जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, एक्चुअल में भारतीयों द्वारा कमाया गया, यही आपका मूल धनराशि। तो ये इसे हम राष्ट्रीय आय द्वारा
नियुक्त करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय क्या हो गया, टोटल नेशनल इनकम। तो एनएनपी से जो भी राशि प्राप्त हुई होगी एनएनपी में, वही आपका राष्ट्रीय आय। और इस राष्ट्रीय आय एक्चुअल है किसका, कुल भारतीयों का उत्पादन। अगर कुल भारतीय जनसंख्या को इसमें भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक एक व्यक्ति का इसमें निकल जाएगा आय। तो कुल एनएनपी या कुल राष्ट्रीय आय, यहाँ ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय आय बराबर कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या अगर करते हैं तो यही आपका क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो गया, राष्ट्रीय आय या एनएनपी बाई कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वह एक ऐसी अवधारणा है या निकालने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जब किसी उत्पाद के मूल्य में उसकी इनपुट लागत जो भी उस पर राशि लगी गई है, कुल इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद जो राशि प्राप्त होता है उसे ही हम जीवीए कहते हैं। क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन में जो कच्चा माल लगा हो या फिर जो लागत लगी हो इनपुट के रूप में, उसे अगर हम घटा देते हैं जो राशि प्राप्त होता है वही आपका जीवीए। तो इसको लाने के पीछे उद्देश्य क्या, तो ग्रॉस डोमेस्टिक हम लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के अलावा नेट प्रॉफिट, सरकार का इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों शामिल होता है। इसे हटाने के उद्देश्य से ही जीवीए लाया गया था कि वास्तव में प्रोडक्शन कितना हो रहा है इसे लाया जाए, और इसे लागू 2015-16 से किया गया है जीवीए। जीवीए बराबर एक फॉर्मूला हो सकता है कि देख लीजिएगा कि जीवीए में अंतर क्या है। तो मान लीजिए अगर जीवीए दिया गया हो, जीवीए बराबर जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में चूंकि सब्सिडी सरकार दे रही है तो सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स अगर हो तो जीवीए आपका निकल जाएगा। ठीक है, जीवीए निकलने में क्या है, इस सब्सिडी को जोड़ देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे तो जीवीए निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आता है नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो भारतीय में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह बाजार मूल्य और कारक लागत या साधन लागत फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत या साधन लागत दोनों पर किया जाता है। इसको कहते हैं मार्केट प्राइस एमपी और इसको एफसी फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है। फैक्टर कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है किसी वस्तु का जिसमें वस्तु में जो पैसा लगा है इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट शामिल हो, उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और दूसरा है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, यदि हो उसे हम ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स को माइनस सब्सिडी, तो मार्केट प्राइस आ जाता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, अगर ये लगी हो तो आपका
अब इसी में फिर नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय आय गणना के लिए मूल्य की माप किस पे की जाती है। मूल्य माप के लिए भी दो चीजें, चालू वर्ष और आधार वर्ष। आधार वर्ष अभी क्या चल रहा है 2011-12 और चालू मूल्य अभी करेंट पे। अब है निकालने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, चालू मूल्य पर और आधार वर्ष को क्यों निकाला जाता है प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय चालू मूल्य और आधार मूल्य को निकालने का, बेस रेट को निकालने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकना। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव कहने का मतलब है कि अभी मान लीजिए कोई अनाज उत्पादन कर रहे हैं 10 क्विंटल और उसका वैल्यू है मान लीजिए 100 रुपया, तो टोटल प्रोडक्शन भी देखेंगे वो 1000 रुपया का। जैसे आइए उदाहरण का सोचते हैं, मान लीजिए 10 केजी गेहूँ उत्पादन करते हैं और गेहूँ 2000 अभी 2023 की बात करें करेंट मूल्य पर 10 केजी गेहूँ उत्पादन हो किसी क्षेत्र में और यह 10 रुपये प्रति केजी, टोटल 100 रुपये यहाँ पर इसका जीडीपी आ जाएगा। अगर बेस रेट की बात की जाए, ठीक है, बेस रेट मतलब कि 2011-12 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 10 केजी उत्पादन हो रहा है, लेकिन उस समय 7 रुपये प्रति केजी था, टोटल 70 रुपया। तो कहने का मतलब यह जो प्रोडक्शन तो एक्चुअली दोनों का बराबर ही है, 10 केजी उसमें भी हो रहा, 10 केजी अभी हो रहा, तो प्रोडक्शन में वृद्धि या कमी नहीं हो रही है। कमी किसमें हो रहा है, तो ये मुद्रा का जो वैल्यू है उसमें, और इस वैल्यू मुद्रा में अंतर क्यों हुआ, मुद्रास्फीति के कारण। तो ये जो प्रभाव है मुद्रास्फीति का, 7 से 10 का जो भाव बढ़ गया, वैल्यू मुद्रा का वैल्यू जो बढ़ गया, इसे ही इस समस्या को दूर करने के लिए, इस वास्तविक आंकड़ा का प्रोडक्शन का जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग बेस रेट का प्रयोग करते हैं। इस बेस रेट पर उस समय प्रोडक्शन कितना था, अभी प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन वास्तव में बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसीलिए हम लोग बेस रेट का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में बेस रेट कितना है 2011-12। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पूछते हैं, और चूंकि हमारा जिसका क्लास काफी लंबा हो चुका है, 2-3 क्लास है ऑडिटर वाले में, तो और भी है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुद्रास्फीति वगैरह लाएंगे, उस पर कैसे कैसे आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। अगर दोस्तों आप चाहें तो हमारे संस्थान से जुड़ के वीडियो की जो तैयारी हो आप और बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और तो जुड़िए, अब समय कम है और फटाफट करेंट वगैरह सबसे जुड़कर तैयारी कीजिए, करेंट ऑडिटिंग के बारे में जानिए, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।